नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज का PGCIL का टॉपिक होने वाला है बेसिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन प्लेसेस वेयर एसिड एंड एल्कलीस आर प्रेजेंट द टाइप ऑफ वायरिंग यूज्ड इज। वहाँ स्थान जहाँ अम्ल और क्षार मौजूद होते हैं वहाँ प्रयोग किए गए वायरिंग का प्रकार डैश होता है। दोस्तों जहाँ पे एसिड और एल्कलीस होते हैं वहाँ पे हम TRS वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक TRS वायरिंग का डायग्राम है। TRS को बोलते हैं दोस्तों टफ रबर शीट। जो इसकी आउटर कवरिंग होती है इसे हम कोर बोलते हैं। देन यहाँ पे एक इंसुलेशन होता है एंड देन यहाँ पे वायर होता है। दोस्तों कोर बनी होती है TRS की जिसे टफ रबर शीट बोलते हैं एंड देन जो ये इंसुलेशन होता है वायर का ये बना होता है VRI जिसकी फुल फॉर्म है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर। दोस्तों जो बाहर की इसकी इंसुलेशन होती है वो काफी मोटी रबड़ की बनी होती है और इसी वजह से अगर कोई वायर सतह पर रगड़ रहा है या कोई उबड़ खाबड़ इलाका है तो इसमें कम क्षति होती है। और दोस्तों इस रबड़ की संरचना इस तरह से की गई है कि यह रसायनों और मौसम के तत्वों से सुरक्षित रह सके। दोस्तों एक टेबल है जिसमें अलग अलग प्रकार की वायरिंग यहाँ पे गिवन है, जैसे क्लीड वायरिंग, वुड केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग, TRS वायरिंग, लेड शीटेड वायरिंग एंड कुंडिट वायरिंग। आप वीडियो को पॉज करना, यहाँ पे आपको 5 प्रकार दे रखे हैं वायरिंग के। बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं टाइप्स में से आते हैं। इसमें आपको सारी चीजें गिवन है, जैसे मटेरियल क्या लगता है, कॉस्ट कितनी होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसमें लेबर रिक्वायर्ड कैसी होगी, इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, इसकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन क्या होती है, इसकी वोल्टेज लिमिट क्या होती है और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो अगर आप इस पूरे टेबल को ठीक से पढ़ेंगे तो आप बहुत हद तक वायरिंग इंस्टॉलेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा तो आप इस टेबल को एक बार जरूर चेकआउट करें। एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन का राइट आंसर है TRS वायरिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग इज नॉट इजी इन विच टाइप ऑफ वायरिंग। वायरिंग का प्रतिस्थापन किस प्रकार की वायरिंग में आसान नहीं होता है। आपके ऑप्शन है A कुंडिट सिस्टम, B लेड शेडेड वायरिंग, C कंसील्ड वायरिंग एंड D क्लीट सिस्टम। दोस्तों ये अलग अलग वायरिंग के एग्जांपल है। आप अगर नोटिस करेंगे जैसे कुंडिट सिस्टम, लेड शीटेड वायरिंग, क्लीट सिस्टम वायरिंग और ये लास्ट है कंसील्ड वायरिंग। जो आपके 3 वायरिंग है कुंडिट, लेड और क्लीट में, इसमें जो वायरिंग होती है वो आउटसाइड द वॉल यानी कि दीवार के बाहर की तरफ होती है, लेकिन कंसील्ड वायरिंग दीवार के अंदर की तरफ होती है। इनसाइड द वॉल इसके अंदर वायरिंग करी जाती है। और लॉजिकली आप सोचे कि किस केबल का प्रतिस्थापन करना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये सारी केबल बाहर लगी हुई हैं तो आप इनको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं या इनकी पोजीशन को इजीली चेंज कर सकते हैं। लेकिन कंसील्ड वायरिंग में अगर आपने इसका प्लास्टर कर दिया दीवार का तो आपको वो प्लास्टर उस जगह से तोड़ना पड़ेगा। देन इसके अंदर भी हम डायरेक्ट वायरिंग नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं PVC पाइप का, तो आपको पाइप को भी यहाँ से रिमूव करना होगा, देन आप वायरिंग को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम किसमें होता है वायरिंग को रिप्लेस करने का? कंसील्ड वायरिंग में होता है। सेम आपको इस टेबल में यहाँ पे बताया गया है। टेबल में आपको इसीलिए सारे प्रोवाइड करता हूँ क्योंकि टेबल से समझना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है। हम कंपेरिजन काफी आसानी से यहाँ पे हम कर सकते हैं। जैसे कुंडिट सिस्टम आपका कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज होता है। इवन ये आउटडोर एरिया और जहाँ पे डैमेज होने का खतरा होता है, जिस एरिया में डैमेज होने का खतरा होता है वहाँ पे भी हम कुंडिट सिस्टम का यूज करते हैं। ये सबसे तरह की आसान वायरिंग होती है और इसको रिप्लेस करना भी काफी ज्यादा इजी होता है। देन आता है हमारा लेड शीटेड वायरिंग। ये आउटडोर एप्लीकेशन के लिए या जहाँ पे मौसम काफी ज्यादा हार्श होता है वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं और ये मॉइस्चर और केमिकल से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसकी भी रिप्लेसमेंट ईजी रहती है। देन थर्ड इज क्लीट सिस्टम। ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में हम यूज करते हैं और इसका इंस्टॉलेशन भी काफी सिंपल रहता है। आमतौर पे इसका रिप्लेसमेंट आसान रहता है, इसमें भी वायर विजिबल रहती है। देन नेक्स्ट आता है कंसील्ड वायरिंग। इसको हम वॉल, सीलिंग और काफी अच्छे लुक के लिए हम इस वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें वायरिंग आउटसाइड से विजिबल नहीं होती। पर इसका जो रिप्लेसमेंट है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसी का रिप्लेसमेंट है। रीजन मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, तो आप इस टेबल को एक बार देख लेना। एंड दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड हैज टू बी फॉलोड फॉर ड्राइंग एन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लान। विद्युत संस्थापन योजना के ड्राइंग के लिए निम्नलिखित में से किस मानक का पालन किया जाना चाहिए। यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड गिवन है आपको। इसको भी दोस्तों हम टेबल से समझते हैं। जो इंडियन स्टैंडर्ड 375-1951 है, इसका पर्पस होता है ड्राइंग द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन पैनल। देन नेक्स्ट वन इज इंडियन स्टैंडर्ड 732-1989। इसका पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन। जो पहला है ये केवल ड्राइंग के लिए है, यानी कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और इस ब्लूप्रिंट में हम इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स यूज करते हैं और ये बेसिकली यूज होता है
क्लियरिटी एंड एक्यूरेसी के लिए। देन हम अगर बात करें IS 732-9089 की, पर्पस ऑलरेडी बता चुके हैं। एंड देन इसकी एप्लीकेशन है डिजाइन ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द वायरिंग। यहाँ पे हम वायरिंग की टेस्टिंग करते हैं, हम वायर को यहाँ पे सिलेक्ट भी करते हैं कि किस तरह का वायर यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। देन IS 3043-9087 ये अर्थिंग के लिए यूज होता है दोस्तों। हम यहाँ पे प्रॉपर अर्थिंग रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन करते हैं और उसके हिसाब से अपना इंस्टॉलेशन प्लान करते हैं। देन लास्ट वन इज 3070-9093, ये बेसिकली लाइटनिंग अरेस्टर के लिए होता है, जिसे हम सेफ्टी डिवाइस भी कह सकते हैं। हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं रेटिंग, क्लासिफिकेशन एंड टेस्टिंग प्रोसीजर ऑफ अरेस्टर। सो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की ड्राइंग किस इंडियन स्टैंडर्ड में आती है, वो आती है आपकी IS 375-9051। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है इन हाउस वायरिंग द ग्रीन वायर इंडिकेट दी। घर की वायरिंग में हरे रंग का तार क्या दर्शाता है? ग्रीन वायर बेसिकली अर्थ वायर होती है एंड अर्थ वायर का पर्पस क्या होता है दोस्तों? फॉल्ट करंट को पास करना, ये अर्थ वायर का काम होता है। यहाँ भी आपको टेबल गिवन है, यहाँ पे अलग अलग फेसेस गिवन है और यहाँ पे इनके कलर कोड गिवन है। जैसे सिंगल फेस लाइन के लिए हम यूज करते हैं रेड और ब्राउन कलर की वायर, सिंगल फेस न्यूट्रल के लिए यूज करते हैं ब्लैक और ब्लू वायर, सिंगल फेस प्रोटेक्टिव ग्राउंड और अर्थ के लिए यूज करते हैं ग्रीन। इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अगर न्यूट्रल पूछा जाएगा तो वहाँ पे हम यूज करते हैं ब्लैक और ब्लू, अगर अर्थ पूछा जाएगा तो वहाँ पे हम ग्रीन यूज करते हैं। तो इस चीज को आपको माइंड में रखना है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। 3 फेस लाइन के लिए रेड, जिसे हम RYB कनेक्शन भी बोलते हैं। 3 फेस लाइन 2 के लिए Y येलो एंड 3 फेस लाइन 3 के लिए ब्लू। 3 फेस न्यूट्रल के लिए हम यूज करते हैं ब्लैक और 3 फेस प्रोटेक्टिव ग्राउंड और अर्थ के लिए यहाँ तो हम ग्रीन यूज कर सकते हैं या फिर हम येलो यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है द कंडक्टर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग शुड बी ऑफ। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त चालक डैश का होना चाहिए। आपके ऑप्शन है A आयरन, B टिन, C कॉपर, D स्टील। बेसिकली एक कंडक्टिंग वायर होता है, उसकी क्या क्या खासियत या क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? पहली प्रॉपर्टी उसकी होनी चाहिए कि हाईली कंडक्टिव होना चाहिए। जितनी ज्यादा हाईली कंडक्टिव मटेरियल होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा और उतने ही हीट लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे। देन नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हम उस कंडक्टिव मटेरियल को इजिली शेप दे सके और उसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ वायर में कन्वर्ट कर सके। ये आपको बताता है डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। देन कोरिजन रेजिस्टेंस, इसमें किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन या रिएक्शन ना हो। अगर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन होगा तो उस केस में वायर के ऊपर एक कोई परत जम जाएगी ऑक्सीडेशन की, जिसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। देन ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। आयरन की कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है बट इसमें जंग लगने का खतरा रहता है, तो ये लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन के लिए सूटेबल नहीं है। टिन की कंडक्टिविटी अच्छी होती है लेकिन ये एक्सपेंसिव रहता है और इजिली अवेलेबल भी नहीं होता है, तो हम ऐसे मटेरियल को यूज नहीं करेंगे जो इजिली अवेलेबल ना हो। अगर बात करें स्टील की, इसकी कंडक्टिविटी भी काफी अच्छी रहती है लेकिन इसमें भी ऑक्सीडेशन या जंग लगने का खतरा रहता ही है। देन लास्ट आता है कॉपर, जिसकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, जिसकी डक्टिलिटी भी अच्छी होती है, जो कोरिजन रेजिस्टेंस भी होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। बेसिकली हम 3 तरह के मटेरियल सबसे ज्यादा यूज करते हैं। एक कॉपर यूज करते हैं, सेकंड एल्यूमिनियम एंड देन सिल्वर। कॉपर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है, ये काफी डक्टाइल होता है, कोरिजन इसमें काफी ज्यादा कम होता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये एल्यूमिनियम से भारी होता है और इसकी एप्लीकेशन ज्यादातर घरों की वायरिंग इंस्टॉलेशन हम कॉपर से ही करते हैं। एल्यूमिनियम के एडवांटेज क्या है? ये कॉपर से हल्का होता है, एक्सपेंसिव भी कम होता है और कंडक्टिव भी काफी अच्छा होता है। पर अगर कॉपर से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम कंडक्टिव होता है, लेकिन इतना अच्छा कंडक्टिव होता है कि इसमें हीट लॉसेस कम ही हो। इसके डिसएडवांटेज क्या है? इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहती है और क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी कम है तो इसमें थिकर वायर चाहिए होती है फॉर सेम करंट कैपेसिटी, यानी कि इसमें मोटी वायर की जरूरत होगी उतने ही करंट को फ्लो करने के लिए जितना कॉपर वायर कर रहा है एक पतली वायर से। और इसमें कोरिजन थोड़ा ज्यादा होता है, इसमें ऑक्सीडेशन की एक लेयर बन जाती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज थे। इसकी एप्लीकेशन क्या है? ओवरहेड लाइन में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एल्यूमिनियम मटेरियल का। देन लास्ट इज सिल्वर, इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है अमंग दिस टू और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होती है और ये कोरिजन रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा होता है। पर इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और इजिली अवेलेबल भी नहीं होता है। इसकी एप्लीकेशन है जैसे हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट या किसी मेडिकल डिवाइस में यूज करते हैं और जो सबसे आम एप्लीकेशन है सोलर पैनल में जो सेल के बीच में पाथ बना होता है वो बेसिकली सिल्वर मेटल का ही बना होता है क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और लॉसेस बहुत कम होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बॉक्स प्रणाली का लाभ है? आपके ऑप्शन है ए द फॉल्ट लोकेशन इज इजी टू डिटेक्ट, B the cost of wiring is saved, C it required least skilled labor and D no chance of short circuit। दोस्तों ये एक एग्जांपल है
जॉइंट बॉक्स सिस्टम का। इसमें एक अलग बॉक्स होता है और इस बॉक्स के अंदर तार आपस में जुड़े होते हैं। ये बॉक्स हम बेसिकली वॉल के आउटसाइड लगाते हैं। अगर कोई गड़बड़ होगी दोस्तों या शॉर्ट सर्किट होगा और क्योंकि ये वायर आपस में जुड़े हुए हैं तो इस बॉक्स से कहीं ना कहीं धुआं निकलेगा, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि बॉक्स में कुछ गड़बड़ है, तो हम फॉल्ट का आसानी से पता लगा सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द फॉल्ट लोकेशन इज इजी टू डिटेक्ट, यानी कि हम फॉल्ट को इजीली पिन पॉइंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द बिलो सिंबल इंडिकेट इन एन इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्राइंग। ये एक सिंबल दिया है, हमें इस सिंबल का नाम बताना है। आपके ऑप्शन से ए सॉकेट आउटलेट, बी 15 एम्पेयर फ्यूज, सी सॉकेट आउटलेट 5 एम्पेयर, बी बल्क हेड। दोस्तों इस सिंबल का नाम है सॉकेट आउटलेट 5 एम्पेयर। अगर इस सिंबल में कलर होता या इसमें शेडिंग होती, कुछ इस तरीके से इसमें शेडिंग होती, तो ये बन जाता सॉकेट आउटलेट 15 एम्पेयर फ्यूज। दोस्तों वीडियो पॉज करके आप इस डायग्राम को देख लेना। आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा हो। इसमें आपको इक्विपमेंट गिवन है और इलेक्ट्रिकल सिंबल गिवन है। जैसे 5 एम्पेयर सॉकेट का इलेक्ट्रिकल सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। सेम आपको 15 एम्पेयर 13 एम्पेयर फ्यूज का सिंबल, ऑटो टेलीफोन बल्क हेड का सिंबल, इलेक्ट्रिकल बेल का सिंबल, न्यूट्रल कनेक्शन का सिंबल एंड मल्टीपल सॉकेट आउटलेट का सिंबल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो एक बार इस सिंबल को भी जरूर आप चेकआउट कर लेना। सो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द नंबर ऑफ स्विचेस दैट आर यूज्ड फॉर द लाइटनिंग सर्किट ऑफ द स्टेयरवे एंड व्हाट इज देयर टाइप। सीढ़ी पथ के प्रकाशन परिपथ के लिए उपयोग किए जाने वाले स्विच की संख्या और उनका प्रकार क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए 3 2-वे स्विच, बी 2 1-वे स्विच, सी 2 2-वे स्विच, डी 3 1-वे स्विच। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम बल्ब को टॉप स्विच और बॉटम स्विच किसी से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये प्रकार होता है 2-वे स्विच का। इसकी मदद से हम किसी भी सोर्स को या किसी भी अप्लायंसेस को बोथ लोकेशन से या किसी दो लोकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये 1 2-वे स्विच होता तो उस कंडीशन में मान के चलिए ये 1 2-वे स्विच है और यहाँ पे स्विच 1 केवल ऑन करता और स्विच 2 केवल ऑफ करता, तो अगर पर्सन ए ऊपर गया तो वो स्विच को यहाँ से ऑफ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हो जाएगा 1 2-वे स्विच। केवल ये एक ही काम करेगा, या तो ये ऑन करेगा या ये ऑफ करेगा। तो हमें स्टेयर पे 2-वे स्विच की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग द फ्यूज शुड बी प्लेस्ड। विद्युत वायरिंग में फ्यूज डैश पर रखा जाता है। आपके ऑप्शन है ए इन अर्थ वायर, बी इन लाइव और फेस वायर, सी इन लैम्प डायरेक्टली, डी न्यूट्रल वायर। फ्यूज को हमेशा लाइव वायर के साथ या फेस वायर के साथ कनेक्ट करा जाता है और जैसे ही सर्किट पे ओवरलोड होगा फ्यूज बर्न हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा कम होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि हम जो फ्यूज है उसे अर्थ वायरिंग में क्यों नहीं यूज करते हैं। देखिए अर्थ वायर केवल लीकेज करंट को कैरी करता है और जो लीकेज करंट की वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, तो उस केस में फ्यूज ट्रिगर नहीं होगा और फ्यूज कोई प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसको हम न्यूट्रल वायर में क्यों नहीं प्लेस करते हैं, तो न्यूट्रल वायर दोस्तों एक तरीके का रिटर्न पाथ है। ये केवल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, ये करंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं करता है। करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है केवल लाइव और फेस वायर। सो इसीलिए हम फ्यूज को लाइव या फेस वायर पे लगाते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू ISI रूल इट इज नेसेसरी टू डैश द हाइट ऑफ सीलिंग फैन। ISI नियमों के अनुसार छत के पंखे की ऊंचाई डैश होनी चाहिए। ISI नियम के अनुसार दोस्तों छत की जो पंखे की ऊंचाई होनी चाहिए वो 2.75 मीटर होनी चाहिए और ये तकरीबन होता है आपका 9 फीट। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए ग्राउंड से पंखे का, वो 9 फीट के अराउंड होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दी 2 सक्सेसिव क्लीट्स। दो क्रमागत क्लीटों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये है क्लीट, इसमें सांचे बने होते हैं और यहाँ से वायर पास होता है। दोस्तों जो दो क्लीटों के बीच की दूरी होती है वो अराउंड 0.6 मीटर which is equals to 18 इंच and 18 इंच is equal to approx 45 सेंटीमीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए दो क्लीट्स के बीच, और ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा तो वायर में क्या आ जाएगी, शैगिंग आ जाएगी, यानी कि एक ढीलापन आ जाएगा। तो इसको रोकने के लिए इनका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अराउंड 0.6 मीटर का होना चाहिए। हैंस इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू BIS द पैनल बोर्ड एंड मीटर बोर्ड आर टू बी केप्ट एट अ हाइट ऑफ। BIS के अनुसार पैनल बोर्ड और मीटर बोर्ड को डैश की ऊंचाई पर रखा जाता है। दोस्तों ये इंडियन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें आपको मिनिमम कंडक्टर साइज गिवन है वो 1/1.12 mm है और कॉपर का है 1/1.40 mm। केसिंग हाइट होती है 3 मीटर अबव द ग्राउंड। लाइट ब्रैकेट हाइट होती है 2 से 2.5 मीटर की। मीटर बोर्ड एंड मेन स्विच बोर्ड की हाइट होती है 1.5 मीटर की अबव द ग्राउंड। स्विच इंस्टॉलेशन हाइट होती है 1.3 मीटर की। मैक्सिमम पॉइंट एक सब सर्किट
सर्किट में हम 10 लगा सकते हैं और मैक्सिमम लोड एक सब सर्किट में हम 800 वोल्ट तक का दे सकते हैं। अभी पूछा है मेन बोर्ड और स्विच बोर्ड के बीच की हाइट, वो नीचे ग्राउंड से अबव 1.5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है ग्रूव्स इन क्लीट वायरिंग आर मेड अप ऑफ। क्लीट वायरिंग में खांचे डैश से बने होते हैं। खांचे बने होते हैं वो प्रोक्लेन मटेरियल के बने होते हैं, क्योंकि प्रोक्लेन की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी हाईली इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, तो इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है। ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, काफी लॉन्ग लास्टिंग इसकी लाइफ होती है। इसमें हीट रेजिस्टेंस भी काफी अच्छा होता है, इसकी करंट डेंसिटी भी अच्छी होती है और ये फायर प्रूफ भी होता है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है एज पर इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल द नॉमिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर शुड नॉट बी लेस देन डैश इफ कॉपर इज यूज्ड फॉर सब सर्किट वायरिंग। आईई के नियम के अनुसार चालक के नाममात्र अनुप्रस्थ काट क्षेत्र को डैश से कम नहीं होना चाहिए अगर तांबे का उपयोग उप परिपथ वायरिंग के लिए किया जाता है। कंडक्टर का मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है दोस्तों वो अराउंड 1.25 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर कंडक्टर के लिए होता है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम कंडक्टर की तो उसका मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है 1.50 mm स्क्वायर। अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी करा था कि एल्यूमिनियम को थिकर वायर की जरूरत होती है सेम करंट रेटिंग के लिए, तो यहाँ पे इसी चीज को भी दर्शाया गया है। तो कॉपर का कितना होगा दोस्तों 1.25 मिलीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है चीपेस्ट सिस्टम ऑफ वायरिंग इज। वायरिंग की सबसे सस्ती प्रणाली क्या है। देखिए जहाँ पे सस्ती वायरिंग यूज होती है वहाँ पे किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। एक तो मिनिमल मटेरियल यानी कि कम से कम सामग्री में हम अपना काम चला सकें और कम से कम हमें इंस्टॉलेशन करनी पड़े, यानी कि सर्किट जल्दी से हम कंप्लीट कर दें। जहाँ पे हमें अस्थायी वायरिंग करनी होती है वहाँ पे हम चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से जो चीपेस्ट वायरिंग सिस्टम है वो क्लीट वायरिंग सिस्टम है। इन केस क्वेश्चन में ये भी आ जाए कि क्लीट वायरिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, तो पहला होता है कि इसकी अपीयरेंस अच्छी नहीं होती, ये दिखने में ज्यादा सही नहीं लगता है। इसका यूज हम परमानेंट बेसिस पे नहीं करते हैं, केवल टेम्पररी बेसिस पे या अस्थायी रूप से इसका यूज करा जाता है, क्योंकि ये वायरिंग को ओपन इन्वायरमेंट में लगाया जाता है या ओपन सिस्टम में लगाया जाता है। तो इन वायरिंग में खतरा होता है ह्यूमिडिटी का, रेन का, केमिकल का, एसिड का, तो इनका खतरा इसमें हमेशा बना रहता है। ये वायरिंग ज्यादातर लो वोल्टेज के लिए यूज होती है। अगर हमने कोई अच्छी वायरिंग का यूज नहीं करा है तो उस केस में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और इनका यूज कभी भी सेंसिटिव लोकेशन में नहीं किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ डिसएडवांटेज। यहाँ पे वायरिंग के प्रकार हैं, उनके नाम दे रखे हैं, उनकी एप्लीकेशन दे रखी है, कौन सी वायरिंग अस्थायी है, कौन सी वायरिंग परमानेंट है। अस्थायी वायरिंग है आपकी फ्लेक्सिबल, क्लीट और केसिंग वायरिंग। परमानेंट वायरिंग में आता है बैटन वायरिंग, पीवीसी वायरिंग, कंडक्ट पाइप वायरिंग और कंसील वायरिंग। तो क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी अस्थायी वायरिंग होती है, कौन कौन सी परमानेंट वायरिंग होती है और इनकी एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आपको सब गिवन है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है पीवीसी केबल आर यूज्ड फॉर। पीवीसी केबलों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। पीवीसी केबल का उपयोग सबसे ज्यादा इंटरनल वायरिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि इनका इंसुलेशन काफी ज्यादा अच्छा होता है और ये कम एक्सपेंसिव होती है। देखिए इस टेबल में गिवन है जैसे क्लीट वायरिंग अस्थायी इंस्टॉलेशन के लिए यूज होती है, जैसे इवेंट और फंक्शन में। वुड केसिंग और कैपिंग वायरिंग पहले के टाइम पे ज्यादातर यूज होती थी, आज के टाइम पे इनको पीवीसी वायरिंग ने रिप्लेस कर दिया है। सीटीएस और टीआरएस वायरिंग रेसिडेंशियल, ऑफिस और कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती है। लेड शीटेड वायरिंग जहाँ पे हार्श एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पे हम लेड शीटेड वायरिंग का यूज करते हैं। कंडक्ट वायरिंग हम यूज करते हैं वर्कशॉप में, पब्लिक बिल्डिंग, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड ऑफिस बिल्डिंग में। सबसे ज्यादा यूज होने वाली वायरिंग कौन सी है, पीवीसी वायरिंग ही सबसे ज्यादा यूज होने वाली वायरिंग है। सो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 है इन केस ऑफ इंटरनल वायरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड बिटवीन इनकमिंग सर्विस केबल एंड एनर्जी मीटर। आंतरिक वायरिंग के मामले में इनकमिंग सर्विस केबल और ऊर्जा मीटर के बीच निम्नलिखित में से क्या रखा जाता है। आपके ऑप्शन है ए कटआउट, बी फ्यूज, सी मेन स्विच, डी डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों ये है इनकमिंग वायर और ये हमारा मीटर बोर्ड है या एनर्जी मीटर है। इसके बीच में लगा हुआ है कटआउट। कटआउट कुछ इस तरीके का दिखता है रियल लाइफ एप्लीकेशन में। और इस कटआउट का मेन फंक्शन क्या है, एक तो ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। अगर हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई को पूरी तरीके से बंद करना है तो हम कटआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूरी सप्लाई को बंद कर देगा। कटआउट प्रोटेक्शन का भी काम करता है, यहाँ से हम कह सकते हैं ये फ्यूज का भी काम करता है। अगर यहाँ पे कभी ओवरलोड आया तो सबसे पहले आपका कटआउट ट्रिप हो जाएगा। सो कटआउट को इनकमिंग वायर और एनर्जी मीटर के बीच में लगाया जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 है द साइज ऑफ न्यूट्रल वायर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लाइन वायर शुड बी इन केस ऑफ सिंगल फेज सप्लाई। एकल फेज आपूर्ति की स्थिति में न्यूट्रल तार का आकार लाइन तार के आकार की तुलना में कितना होना चाहिए। देखिए सिंगल फेज सिस्टम में अगर ये लाइन फेज है और यहाँ से करंट आ रहा है तो न्यूट्रल फेज इस पाथ को कंप्लीट करेगा और यहाँ से करंट आपका रिटर्न करेगा, तभी तो एक क्लोज सर्किट बनेगा और तभी तो करंट फ्लो करेगा पूरी तरीके से।
तो जितना करंट यहाँ से आ रहा है, मान के चलिए 1 एम्पेयर आ रहा है, यहाँ से भी कितना करंट गुजरेगा, 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा। अगर इस वायर की लेंथ 1 mm है तो न्यूट्रल वायर की लेंथ कितनी होगी, इसकी भी 1 mm होगी, क्योंकि सेम करंट ही तो फ्लो कर रहा है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो सिंगल फेस में दोस्तों हम यूज करते हैं सेम साइज की न्यूट्रल वायर को, जिससे सर्किट बैलेंस भी रहता है और हमें सेफ्टी भी मिलती है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग नाइफ स्विच इज। नाइफ स्विच बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम नाइफ स्विच को देख लेते हैं। इसका काम वही होता है जैसे एक कटआउट करता है, ये सर्किट को मेक और ब्रेक कर सकता है। नाइफ स्विच बेसिकली बना होता है ब्रास का, इसमें जो मेटल यूज होता है वो ब्रास मेटल यूज होता है और इसका भी काम सेम ही है। ये भी आइसोलेशन और डिस्कनेक्शन के काम आता है। इमरजेंसी कंट्रोल में इसका इस्तेमाल करा जाता है या फिर मैनुअल स्विचिंग में भी इसका इस्तेमाल करा जाता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन सीटीएस वायरिंग सिस्टम सीटीएस स्टैंड फॉर। सीटीएस वायरिंग प्रणाली में सीटीएस का अर्थ क्या है। सीटीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों केबल टायर शीटेड, और सीटीएस वायरिंग को दोस्तों टीआरएस वायरिंग भी बोला जाता है, और टीआरएस की फुल फॉर्म होती है टफ रबर शीटेड। सीटीएस या टीआरएस वायरिंग में जो केबल का इंसुलेशन होता है वो होता है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का। ये ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके थे टीआरएस वायर को, और ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे एसिड और एल्कली का खतरा सबसे ज्यादा हो, वहाँ पे हम इस तरह की वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।